रिवीजन रिवीजन किसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या मैंने नहीं पढ़ा उसे कैसे रिवाइज करना है, पीपीटी के माध्यम से फास्ट रिवीजन करने का नीट के बच्चों के लिए बहुत काम का होने वाला है। 2 4 8 अरे हाँ 1 5 7 अरे हाँ और 3 3 जोड़ लो तो और बनती जाएंगे, ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक काम करती है, मौज आती है। बोलो क्लियर। जो पढ़ते हैं 5-6 घंटे में आज उसको पढ़ते हैं मात्र आधे घंटे में और रिवाइज कर लेते हैं। आपको आई के इंडिपेंडेंट आंसर मिलेगा। रिवीजन चल रहा है, प्रूफ थोड़ी कराएंगे, काम की बात बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और याद दिलाएंगे क्या तुम्हें आता है और क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है उस पर अपना दिमाग लगाइए। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय आज लेके आया हूं रिवीजन। ये वन शॉट नहीं है, थ्योरी क्लास नहीं है। रिवीजन रिवीजन किसका, रिफ्लेक्शन के प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर पढ़ाया जाता है करीब 6 घंटे, उसको प्रयास करेंगे आधे घंटे के अंदर अंदर समेटने का, ताकि थ्योरी का प्रॉपर रिवीजन हो, शॉर्ट ट्रिक याद हो, क्या ध्यान में रखना है क्या ध्यान में नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या मैंने नहीं पढ़ा उसे कैसे रिवाइज करना है। तो ये प्रयास करेंगे क्योंकि ज्यादा फोकस अपने को सवालों की तरफ करना है। सेशन काम का होने वाला है। एक नया इनिशिएटिव लिया है पीपीटी के माध्यम से फास्ट रिवीजन करने का। जेई नीट दोनों के बच्चों के लिए बहुत काम का होने वाला है। इसको अच्छे से रिस्पांस दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आगे से आगे ऐसा और बनाएं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पांस कि हम इसको और कितना आगे इस वाले सेक्शन को ले जाना है। तो फटाफट से चलते हैं और रिफ्लेक्शन के प्लेन मिरर को रिवाइज करते हैं। जो पढ़ते हैं 5-6 घंटे में आज उसको पढ़ते हैं मात्र आधे घंटे में और रिवाइज कर लेते हैं। चलो भाई, अच्छा रिफ्लेक्शन आप सभी लोग जानते हो। इसका अगर अपन बेसिक बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाते हैं आई और आर, यानी कि वो दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन, क्योंकि अगर वो सेम प्लेन में नहीं होंगे तो फिर 30 डिग्री यानी कि कोई भी आई और आर किधर की भी तरफ हो सकता है। इसलिए भले आपको इंपॉर्टेंट लगता नहीं है पर यह होता है, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल है, ऐसे रे आई, अगर ये 30 डिग्री है तो इधर भी तो 30 डिग्री हो सकता है रिफ्लेक्टेड रे का, पर ये अलग प्लेन में चला जाएगा। हाँ, ये अपना नॉर्मल सा लॉ है। क्या ये लॉ सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? नहीं। क्या ये स्फेरिकल के लिए वैलिड है? हाँ, जहां पर भी मिरर की बात होगी वहां पर ये लॉ वैलिड होगा। छोटी छोटी सी बातें ये अपन ने जो बोला आपको याद होना चाहिए। ये जितना भी आपको पीपीटी पे दिखाई दे रहा है ना, ये मैं आपको फटाफट मेरे इस सेशन के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए पीपीटी मिल भी जाएगी, जो रिवीजन के लिए होगी, काम की होगी। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं और देखते हैं। सर ये तो सिंपल सा लॉ था। सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ना चाहिए? प्लेन मिरर। क्या पढ़ना चाहिए रिफ्लेक्शन में? सबसे पहले प्लेन मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब अगर अपन बात करें किसकी, प्लेन मिरर में बनने वाली इमेजेस की, उससे ही पहले अगर अपन बात करें हमें इमेज क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज निकलती हैं वो सब आंखों में गिरती है, रेटिना पे इमेज बनाती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसी तरीके से जब वो रेज गिरती हैं किस पे, मिरर पे, तो एंगल आई बराबर एंगल आर के नियम को पार करते हुए, मान लीजिए एंगल θ1 है, एक और दूसरी रह गई θ2 है, और ये दोनों एंगल बराबर होते हुए ये सब एक ही जगह से आती हुई लगती हैं। बताइए इमेज 2 रे से बनती है कि अनंत रे से? अनंत रे से। हाँ, और सोच के देखो, मैं बच्चों को क्या बोलता हूं बताता हूं आपको, कि अगर ये मिरर नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता, थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, रिवीजन की बात हो रही है, जाहिर सी बात है 15 घंटे थोड़ी लगाने वाले हैं अपन, फास्टेस्ट रिवीजन करने वाले हैं उन्हीं के लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये मिरर नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता, तब भी क्या रे ऐसे ही आती। इसका मतलब इस आंख को जैसे यहां ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वैसे ही यहां पे भी इमेज नजर आएगी। ये इमेज बनने का तरीका है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात अपन अच्छे से जानते हैं। ठीक भाई, अगर अपन इमेज 1 रे से बनती है, 2 से कि अनंत से? सर अनंत से बनती है। तो इमेज प्लॉट करने के लिए कि बार बार अनंत रे बनाते हैं? नहीं। क्या उसका एक फिक्स फॉर्मूला है? हाँ देखिए। क्या उसका फिक्स तरीका है? बिल्कुल सुनिए। ये ऑब्जेक्ट, ये आपका मिरर, एक रे गई ऐसे, ध्यान से देखिए, यहां पर इमेज बनी, ये एक रे गई ऐसे, यहां पर इमेज बनी एक, ये सब एक ही जगह से आती हुई लगती हैं। जो रे डायरेक्ट जाती है क्या वो परपेंडिकुलर होती है? क्या वो भी ऐसे आती हुई लगती है? हाँ, ये सब एक ही जगह से आती लगती है, उसे अपन क्या कहते हैं? इमेज। अगर अपन ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं तो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी जो मिरर से होती है वो ही इमेज की दूरी किससे होती है? मिरर से। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या बार बार अनंत रेज बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही। ध्यान से समझिए अब क्या कहा गया है। इमेज इज फॉर्म्ड बाय इनफाइनाइट इंसिडेंट रेज। ये जो मैंने आपको बोला, अच्छी बात, डी बराबर डी। चलो आगे देखते हैं, देखते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
कैसे बनाते हैं उसको, देखो ध्यान से। ओ हो, बनाने का तरीका क्या, ध्यान से दो। इमेज इज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंसिडेंट रेस। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझो। हाउ टू लोकेट द इमेज, ये काम की बात है, ठीक है। वो पिछली वाली साइड इसी जैसी थी। काम की बात क्या है, लोग इमेज को लोकेट कैसे करते हैं। इमेज तो अनंत रे से बनती है, पर हमें लोकेट करने के लिए क्या करना है भाई, ध्यान से देखो। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो रे परपेंडिकुलर जाती है उसी पे क्या इमेज लाई करती है। हाँ बिल्कुल करती है, देखो भाई देखो। ओ हो, चालू कर लेते हैं फटाफट फटाफट से। ये देखो, पेन ले लेते हैं। ओहो, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है ना, इसी के पीछे वाली लाइन पर इमेज लाई करती है, यानी कि यहां पर। और ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी इमेज से, उतनी ही दूरी इमेज की होगी मिरर से। जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से, उतनी ही दूरी इमेज की होगी मिरर से। कॉन्सेप्ट लगाते हैं और प्लॉट कर देते हैं। यानी कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, इमेज बनाने का तरीका क्या, अनंत बार बनानी नहीं। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंडेड ऑन द बैक साइड, क्योंकि क्या उसी पर इमेज लाई करती है। हाँ, और यूज द कॉन्सेप्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बहुत बेसिक सी बात, पर इस पे बहुत नॉर्मल से सवाल आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल सवाल जो आपको आने चाहिए। टू लोकेट द इमेज एग्जैक्टली यूज द कॉन्सेप्ट कि हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। हाँ, ये बात इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया, डी बराबर डी। ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात और तुम्हें बताई जाती है, क्या इमेज का बनना, यानी कि मिरर चाहे इतना बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, इससे कम भी हो, क्या ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहां बन रही है तो मिरर की लेंथ क्या है, इससे इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता। हां, इमेज कहां से दिखेगी वो लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है, जिसे बाद में फील्ड ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा सर, आपने ये तो बोल दिया कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करो फिर उसको एक्सटेंड करो। सर, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और मिरर ना मिले तो मेरे को क्या कर ले, एक्सटेंड। हाँ सर, पक्की बात। सोच लो, तो जो मैंने बोला, इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये लेंथ ऑफ द मिरर पर डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल। हाँ, लेंथ ऑफ मिरर पर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी डिपेंड नहीं करता, कहां से दिखेगी इस पर डिपेंड करता है। काम की स्लाइड है ये, अभी तक जो पढ़ाया उसमें इमेज कैसे प्लॉट करते हैं, फिर से सुनो। ड्रॉप अप ऑन द मिरर, एक्सटेंडेड ऑन द बैक साइड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अगर मिरर ना मिले तो मिरर को एक्सटेंड कर लो। इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड नहीं करता। इस पे क्या बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सवाल आ सकते हैं, जब लेक्चर में पढ़ाते हैं तो इसी बात को बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और 3-4 इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। क्या बात समझ में आई, याद आ गया सब कुछ? हाँ सर, पक्की बात, ओके। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर कह रहा हूं उनके लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं, जे नीट दोनों के लिए बहुत काम का है। और थोड़ा तेज भी बोलूंगा क्योंकि मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ चुके हो और मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है भाई। ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं कि बताइए नितिन, नाम अगर मिरर में देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा। बताइए घड़ी में 4:25 और अगर 45 सेकंड हो गए हैं तो बताइए कि मिरर में उसका टाइम क्या हो रहा होगा। ऐसे सवाल क्लास में बहुत कराते हैं। हालांकि घड़ी वाली सवाल में तो इसको सबको 12:00 से माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाता है, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पर उससे भी बेटर मेथड मुझे लगता है क्या, कि भाई जो भी मिरर में क्या दिखेगा उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है। जैसे एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, या नितिन नाम कैसे दिखाई देगा, मीनाक्षी नाम कैसे दिखाई देगा, लिख दो तो मिरर के अंदर उल्टा कैसे दिखाई देगा, ठीक है। उसका बेस्ट तरीका क्या है, पेपर पर जो पूछा गया है कैसा दिखेगा उसको डार्क डार्क बनाओ। जैसे अगर घड़ी पे पूछा गया है कि क्या बनेगा तो इसको पेपर पे डार्क डार्क बनाओ। हाँ, और उसे उल्टा करके देख लो, जो समय या जो चीज दिखाई देगी वही मिरर में दिखाई देगी। ऐसा आप एम्बुलेंस में भी कर सकते हो। बोलो क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी। पेपर पर डार्क कर कर बनाइए, पेपर पर डार्क डार्क कर कर बनाइए। ये इसका आंसर चेक कर लेना भाई, पक्की बात। हाँ सर, बिल्कुल सर, याद रखेंगे। कईयों ने गलती कर दी होगी, 7:35। नहीं, क्या है ये 34, क्योंकि भाई 25 को पार कर चुका है। ये गलती अपने आप सही हो जाएगी अगर डार्क कर करके बनाओगे। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या? हाँ सर। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे चलते हैं। पेपर पर गड़ा गड़ा कर घड़ी बना दो, फिर पेपर को पलटकर घड़ी में समय दिखेगा, वही मिरर इमेज है। हाँ, बोलो क्लियर, पक्का। तो ये बेसिकली ये घड़ी के लिए नहीं, ये सब जगह काम करता है, ठीक है भाई। अच्छी बात, अच्छा रिवीजन चल रहा है सर, बढ़िया, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। और देखो भाई, फील्ड ऑफ व्यू मतलब मिरर से इमेज तो बन गई। अब सोचो ये मिरर इतना बड़ा हो इतना छोटा हो, क्या इमेज यही बनेगी?
हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या वो सब जगह से दिखेगी? नहीं। अगर मेरे सामने मिरर रखा हो तो मेरी इमेज शायद हमेशा बनेगी, पर मुझे हर जगह से दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। जिस जगह से वो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है? दो रे लो, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लो, उनको इमेज से आता हुआ दिखाओ, जो एरिया बनेगा उसे क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। इस पे बनने वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, 3-4 हम क्लासेस में भी कराते हैं। उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि फील्ड ऑफ व्यू बनाइए, ढंग से ज्योमेट्री बनाइए, आपको सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देंगे और मैथ्स लगाकर अपना आंसर निकाल लीजिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि इमेज कहां कहां से दिखेगी। स्टैंडर्ड सवाल इस तरीके के आते हैं कि बताइए ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर चल रहा है तो बताइए कितनी दूरी तक इसे दिखाई देगा। ये सब ज्योमेट्री और फील्ड ऑफ व्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। ऐसे ही 3-4 सवाल कराए जाते हैं और फील्ड ऑफ व्यू पे आधा पौन घंटा 1 घंटा पढ़ा दिया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? रफ्तार तेज, क्योंकि बात हो रही है रिवीजन की। क्या रिवीजन हो रहा है फटाफट? यस और नो? कितनी रफ्तार में पढ़ सकते हो? अगर जेईई नीट की अच्छी तैयारी कर रहे हो तो पक्के से कर सकते हो। यस और नो? हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलते हैं। फील्ड ऑफ व्यू समझ गए, जहां से इमेज दिखे। क्या लेंथ ऑफ मिरर पर फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करती है? हाँ। क्या इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करता है? नहीं। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छी बात भाई। अब इसके आगे का फॉर्मेट क्या आता है कि भाई हमें कितनी मिनिमम लेंथ पर और कितनी कौन सी पोजीशन पर अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, ध्यान से देखिए, इसकी पूरी ज्योमेट्री कराई जाती है। मैं इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, बाकी आपको प्रूफ नहीं याद है तो अपना पूरा देखिए, ध्यान सुनिए। यह आदमी अपने अगर अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है और अगर इसकी हाइट, ध्यान से देखिएगा, इसकी हाइट अगर टोटल h है तो ये छोटा h क्या है? ध्यान से समझिएगा कि अगर ये जो आपका आदमी है, आपका मतलब जो भी है, सुंदर बालक सुंदर बालिका, जो आपको अच्छा लगे, मान लीजिए कि इसकी जो इस तक हाइट है, ये तो h है टोटल, ठीक है, पर इसकी जो आई लेवल हाइट है ये छोटा h है। ठीक, मैंने मान लिया कि छोटे h हाइट तक इसकी आई लेवल है और कैपिटल H तक इसकी टोटल हाइट है। तो सवाल यह आता है कितनी मिनिमम लेंथ चाहिए कि अपनी पूरी इमेज देख पाए, और वो मिनिमम लेंथ का मिरर ग्राउंड से कितना ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। तो इसके पूरे प्रूफ बताए जाते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से सुनिए, इसका आंसर है कि मिनिमम लेंथ जो चाहिए वो टोटल हाइट का आधा चाहिए, और ग्राउंड से कितना ऊपर ये मिरर होना चाहिए? ये मिरर ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए h/2। छोटा h क्या था? आई लेवल की हाइट। क्या थी? आई लेवल की हाइट। डायरेक्ट याद करोगे काम आ जाएगा, नहीं याद करो कोई बात नहीं, पूरा प्रूफ आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो ढूंढिए अपने नोट्स में। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, जो मोशन के बच्चे पूरे लेक्चर को देख लीजिए वापस से ऐप पे जाके, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाए हुए हैं। चलिए भाई, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया सर। पक्का? तो मिनिमम लेंथ और मिनिमम हाइट, यानी कि मिनिमम लेंथ हमेशा होती है h/2, आदमी की आधी हाइट, और ग्राउंड से कितना ऊपर मिरर रखा हुआ होना चाहिए? ग्राउंड से मिरर रखा होना चाहिए छोटा h/2 और हाइट होनी चाहिए कैपिटल h/2। बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया, अच्छा रिवीजन चल रहा है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। यही मैंने लिखा हुआ है यहीं पे नोट्स में। ठीक भाई, एंगल ऑफ डेविएशन, अगर किसी मिरर पर एंगल आई पर रे गिरे तो क्या वो अपना पाथ डेविएट कर लेती है? उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या? डेल्टा पाई माइनस 2i। कोई खास बात नहीं, आप जानते हो, बिल्कुल सिंपल सा। ये टोटल एंगल 180, ये भी आई, तो आई डेल्टा बराबर पाई माइनस 2i। अगर इस डेल्टा को का ग्राफ बनाए किसके साथ? आई के साथ, तो दिखाई देगा डेल्टा और आई में लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। सिंपल सी बेसिक सी बात, पर आपको याद होनी चाहिए। इसमें सवाल आते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। किसके? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। इसके जो भी सवाल होते हैं वो ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ज्योमेट्री बेस्ड। एक से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरे से हुआ, टोटल डेविएशन बताइए, सब आपको बेसिक मैथ्स का आपको आनी चाहिए। फिर उसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा, ध्यान से देखो। ओ हो, स्टैंडर्ड सवाल आते हैं कि अगर किसी मिरर पर थीटा एंगल है और उस पर कोई रे आई से गिर रही है और उसके 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो बताइए, ध्यान से सुनिए, कि क्या नेट डेविएशन होगा इसके और इसके बाद? तो डेल्टा नेट 2 डेविएशन के बाद क्या होगा? तो डायरेक्ट आंसर आता है 2 थीटा। क्लास में पूरा प्रूफ कराते हैं। खास बात यह है कि 2 थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ आई आता है। और हाँ सर, किसके आई आता है? जब अपन 2-3 सवाल बच्चों को कैसे कराते हैं क्लास में, पहले 2-3 सवाल कराते हैं, उनसे पूरी मैथ्स कराते हैं, फिर जादू दिखाते हैं। अरे हाँ, यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता है, मैं किसी भी एंगल पे रे गिरा हूं, किसी भी एंगल पे, मान लीजिए एंगल 40 डिग्री है, किसी भी एंगल पे मैं रे गिरा हूं, टक 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 टक, किसी भी एंगल पे गिरा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 30 हो, 40 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन 80 डिग्री आएगा।
कितना आएगा नेट डेविएशन 80 डिग्री। आंसर आता है 2 थीटा। कितना आता है 2 थीटा। नहीं है तो पूरा प्रूफ करके देखिए, आपको आई के इंडिपेंडेंट आंसर मिलेगा। रिवीजन चल रहा है, प्रूफ थोड़ी कराएंगे, काम की बात बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और याद दिलाएंगे क्या तुम्हें आता है और क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है उस पर अपना दिमाग लगाइए। हाँ सर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2 थीटा, सर ये बात तो समझ में आ गई, पर बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता सर 2 थीटा, सर डेविएशन तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, सर ये कैसे पता पड़ता है? इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले तो इसका आंसर क्या होगा? 60 है ना, 10 से कोई लेने देना नहीं है। कितना? 60 का डबल कितना? 120 आंसर है, पर 120 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये मन में डाउट होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनिए। जिस मिरर पर रे पहले गिरे उसे मिरर 1 मानिए और जिस पर 2 पे गिरे उसको, जिस पे बाद में गिरे उसको 2 मानिए। अब मुझे बताओ कि अगर तुम M1 से M2 मिरर की तरफ घूमो तो कैसे घूमोगे? बताओ। जिस पर रे पहले गिरे उसे M1 मानिए, जिस पे रे बाद में गिरे उसे M2 मानिए। अब M1 से M2 की तरफ घूमिए, बताइए कैसे घूम रहे हो? क्लॉकवाइज। बस, तो इसका डबल और क्लॉकवाइज ही आंसर है। अरे हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा कैसे पता पड़ेगा? ओहो हो, M1 मिरर से M2 मिरर के घूमने वाली डायरेक्शन ही आंसर है। मौज आ गई। लो भाई साहब 120 डिग्री। ओहो हो, फिर फर्स्ट देखो, जिस मिरर पे रे पहले गिरे उसे फर्स्ट मिरर मान लो, फिर फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर बनाओ और उसका वही अपना आंसर होगा। इसमें कैसे घूमे थे? क्लॉकवाइज। ओहो हो, आंसर आ गया। लो भाई मजा आ गया। मैं तो कह रहा हूं घर पे एक सवाल कर देना फटाफट, है ना, मेरे से आंसर पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत रिवीजन कराता हूं। लो भाई टक 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 लिख दो आंसर, शर्माना मत। ओहो हो, ये एंगल है 30 डिग्री। ओहो हो, और रे गिर रही है ऐसे, ये एंगल है 40 डिग्री। ये 40 डिग्री नहीं, इसे मान लेते 20 डिग्री। ठीक है, चलो बता दो फटाफट क्या आंसर होगा इसका। सही लिखना, मैं बता नहीं रहा हूं आंसर, तुम्हें समझ में आ गई ट्रिक? आई है कि नहीं आई है? 60 डिग्री तो होगा, पर क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज मैं नहीं बता रहा। सब लिखो लिखो कमेंट में, देखते हैं कितने लोग सही लिखते हैं गलत लिखते हैं। पक्का सोच लो। हाँ सर। अगर ये नहीं पता है तो इसे देखो, सब नोट्स में लेक्चर में पढ़ाया जाता है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह। ओ हो। अब बात आती है रोटेशन ऑफ मिरर की। रोटेशन ऑफ मिरर मतलब कि अगर मिरर को घुमाओ थीटा से, मिरर को घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होता है, तो अगर मिरर को घुमाओ थीटा से तो इस रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, यह पूछा जाता है। इस पे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सवाल आते हैं। तो अगर मिरर को घुमाओगे थीटा से, कितने से? मिरर को घुमाओगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी कितने से? पीछे वापस आते हैं एक मिनट। अगर मिरर को घुमाओगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? 2 थीटा से। याद रखना, इन द सेम सेंस अगर मिरर को घुमाया क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी क्लॉकवाइज। तो इफ यू रोटेट मिरर बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा। इन द सेम सेंस, याद होना चाहिए। छोटा सा पॉइंट पर अपने को याद होना चाहिए। रिवीजन है, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें, है ना, कि कितना मेरे को घुमाएं कि रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, कितना मेरे को घुमाएं कि वर्टिकल हो जाए, ऐसे काफी छोटे छोटे सवाल आते हैं। अच्छी बात है, समझ आ गया, बढ़िया, बहुत शानदार। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स, मिरर के सामने दौड़ो तो क्या होगा? ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट दौड़े, इमेज, ऑब्जेक्ट भी दौड़े और मैं तो कह रहा हूं मिरर भी दौड़े। कौन दौड़े? मिरर भी। बहुत बढ़िया फील करके इसको चीटे से समझाते हैं हम लोग, पर मैं तो आपको छोटी सी बात बताता हूं। क्या चीटे के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी सेम होगी, पर क्या अपोजिट होगी? यानी कि अगर मिरर पर चीटा बन के बैठ जाओ तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू चीटा। और अपन बोल सकते हैं चीटा कहां बैठा हुआ है? मिरर पर। तो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको अगर खोल लोगे VO माइनस VM इक्वल टू माइनस टाइम्स VI माइनस VM, तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। ये भी रट सकते हो और ये भी रट सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो अगर कभी सवाल आ जाए ऐसा कि मिरर टक 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 टक, अगर कभी सवाल आ जाए ऐसा कि मिरर, मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये मिरर इधर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, बताइए इमेज की रफ्तार क्या होगी? तो ये फॉर्मूला लगा दो, मिरर की रफ्तार रखना -10, ऑब्जेक्ट की रफ्तार रखना 4 और आंसर आ जाएगा। हाँ, दूसरी बात सुनो ध्यान से। ओहो हो, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अभी जो ऑब्जेक्ट है,
अभी जो ऑब्जेक्ट है वो वाला ऑब्जेक्ट, ओ हो, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो वाला ऑब्जेक्ट क्या मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा है? अगर मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट चले तो इमेज की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि ये फॉर्मूला वेक्टर का है नहीं। दिस इज द फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। हां सर, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? और जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत रट लेना, पैरेलल टू द मिरर में कोई बदलाव नहीं आता। परपेंडिकुलर वाले का फॉर्मूला हमें याद है, याद रखना, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएं क्या? पक्का? हाँ सर, चलो भाई, ओके, ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में आ गया। अब देखो, नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, ओ हो, M1 और M2, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। आप जानते हो, सलून में ऐसे जाते हो तो इनफाइनाइट इमेज बनती है। कैसे बनती है? इनफाइनाइट। देखो तो ऐसे ऐसे बनती रहती है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। इसकी पहले 1 2, इसकी शॉर्ट ट्रिक में अभी आपको बता दूंगा, फटाफट फटाफट फटाफट, ओ हो, ऐसे बनती जाती है। बोलो क्लियर है? पक्के से ये देखा है क्या? इनफाइनाइट बनती है। अब वो कैसे उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आपको बताता हूं, जब क्लास में पढ़ाते हैं पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अभी अपने नाम समझे, आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। बनती इमेजेस कितनी है? इनफाइनाइट। इसमें 2-3 अच्छे सवाल भी होते हैं, मिरर को काट दो ऊपर नीचे से, तो कुछ कम भी बन सकती है, बट नॉर्मल अगर अपने मिरर ऐसे रखे जाए तो इनफाइनाइट बनती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान समझना। ये इस M1 मिरर की पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये उसकी पहली इमेज। तो कैसे करते हैं सुनना ध्यान से। M1 की पहली इमेज 1 पे बनेगी, M2 की पहली इमेज 2 पे बनेगी। ये तो बन गई। हाँ हाँ हाँ, अब बस कुछ नहीं करना है, ऐसे से क्रॉस करते चलो, क्योंकि इसकी पहली वाली उसकी दूसरी का कारण, इसकी पहली वाली उसकी दूसरी कारण। क्या ये पहले मिरर की पहली इमेज इसकी 4 वाली के कारण होती है? हाँ, तो बस टोटल जो मिरर के बीच में दूरी उसे जोड़ते चलो। 1 + 4, सॉरी 1 + 3 4, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 4 + 3 7, देखो बनती जा रही है। 2 4 8, अरे हाँ, 1 5 7, अरे हाँ, और 3 3 जोड़ लो तो और बनती जाएंगी। ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक काम करती है, मौज आती है। बोलो क्लियर? अरे पक्का? जोड़ा किसको है? पहले जो नॉर्मल डिस्टेंसेस थी मिरर से उसको, दोनों को लिख लो, वो पहली पहली इमेज होंगी। उसमें डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स जोड़ते चलो क्रॉस कर करके, बस मजा आ गया और आंसर निकल गया। बोलो याद है? पक्का? सोच लो। हाँ सर, फिर कह रहा हूं रिवीजन करा रहा हूं उन्हीं के लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं, वरना भाई साहब सब ऊपर से जाने वाला है। जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा उन्हें कुछ नहीं आएगा। हाँ चलो आ जाओ और चलते हैं। ओहो, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, शॉर्ट ट्रिक आ गई। कट 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 कट, देखो हो, यही जो मैंने बना दिया आपको पहले। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ इमेजेस ध्यान से समझो। प्रैक्टिकली कितनी इमेज बनेंगी? अगर पैरेलल मिरर्स हो तो इनफाइनाइट बनती हैं, पर अगर मिरर्स इंक्लाइंड हो, क्या हो? इंक्लाइंड। कैसे हो? इंक्लाइंड। अगर मिरर्स इंक्लाइंड हो तो बताइए कि कैसे इमेज बनेंगी। तो सबसे पहले कितनी इमेज बनेगी, कहां बनेगी? बहुत टिपिकल बात होती है, बहुत देर तक इसको पढ़ाया जाता है। मैं वो फटाफट फटाफट इसी काम की और बताता हूं। सबसे पहले इसमें बात सीखनी चाहिए सर्कल कॉन्सेप्ट। सर्कल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी इमेज बनेगी, हमें नहीं पता कितनी बनेगी, पर जितनी भी बनेगी वो एक सर्कल पे लाई करेंगी। वो सर्कल वो होगा जिसका सेंटर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मिरर का, और उसका डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट से होगा इंटरसेक्शन पॉइंट का, वो उसका क्या कहलाएगा? रेडियस। जितने भी इमेजेस बनेगी उस सर्कल पे लाई करेंगी। लॉजिकली सोचोगे तो दिखाई देगा, क्लासों में पढ़ाया गया होगा तो याद भी होगा। तो ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स एंड रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ सर, तो सभी इमेजेस सर्कल पर लाई करेंगी, मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ओ हो, समझ गए हम ये बात। ओ हो। अब ध्यान से देखो कि मान लीजिए कि मिरर 40 डिग्री का है। कितने का है? 40 डिग्री का। मैं आपको छोटा सा और करके बताता हूं, देखो। ठीक, अगर आपका मिरर, कहां गया ये वाला सवाल, मान लीजिए यहां पे 60 डिग्री है, एक एंगल बना रहा है 40, एक बना रहा है 20। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि ये तो समझ में आ गया कि जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो एक सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक, हाँ, पर कितनी बनेंगी उसको करने का तरीका थोड़ा थोड़ा पीछे से आएगा। सुनो, करना क्या है, ध्यान से समझते चलो। इस M1 मिरर से पहली इमेज कितने डिग्री के एंगल पे थी? 20 पे। और M2 से कितने पे थे? 40 पे। अब वही काम करो जो पीछे करा था, ऐसे ऐसे। याद है? इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है? 60। कितना है? 60। तो 20 में जोड़ो 60 तो कितना?
यानी कि इससे जो दूसरी इमेज बनेगी इसके कारण से वो बनेगी 20 + 60 कितने पे 80 पे, और ये कितने पे बनेगी 40 + 60 100 पे। ऐसे करते चलो। हाँ सर, कब तक करते रहे सर? क्या इनफाइनाइट बनेगी? नहीं, इसमें एक कैच है। इसको तब तक ऐसे क्रॉस करना है जब तक ये नंबर 180 के अंदर अंदर है। 180 भी नहीं लेना, 180 के अंदर अंदर, तभी तक इमेज बनेगी। ऐसा लॉजिक क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बनना संभव नहीं है, उसके पीछे तो सिल्वरिंग आ जाती है। तो भैया जो पहले एंगल है उनको लिखिए M1 M2 पे, क्रॉस करिए, एंगल बिटवीन द मिरर्स को जोड़िए, इमेजेस लिखते जाइए। फिर कह रहा हूं समझ उसी को आएगा जिसने एक बार पढ़ रखा है। नहीं आता है तो एक बार ऐप पे जाके लेक्चर देखो, सब समझ में आएगा तुम्हें, या जो भी तुमने पढ़ा है उसको देखिए, तुम्हें समझ आएगा। अच्छी बात है सर, इसका पर्पस भी ये है कि शॉर्ट ट्रिक बताएं और तुम्हें बताएं कि तुमने क्या आता है और क्या तुम्हें नहीं आता है। जो नहीं आता है उसे डीप में पढ़िए। हाँ, रिवीजन का मतलब तो यही ना कि जो अपने को नहीं आता उसको पढ़िए। हाँ सर, जो भूल गए लो भाई। तो अपन ने यही करा, ऐसे बहुत सारी इमेजेस बनी, ये देखो। ओ हो, इसको कैसे बनाया देखो भाई। ओ हो, अब सुने ध्यान से, पहले ध्यान समझे। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से। ये आ गया आपका, इधर दिखाई दे रहा है, इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुमको। देखो भाई, ये आ गया जो मैंने बोला था। हाँ, इसको मैंने यहीं पे क्यों रोक लिया बताना जरा, इसके आगे क्यों नहीं ले गया मैं बताना जरा। क्योंकि 140 के बाद 60 जोड़ोगे तो 180 को पार कर जाएगा, 160 के बाद 60 को पार करोगे जोड़ोगे तो फिर 180 को पार कर जाएगा। यानी कि 3 M2 से बनी, 3 M1 से बनी, 6 बन गई। पर इसमें एक कैच है, क्या आखिरी वाली इमेजेस हो सकता है कॉन्साइड कर जाए? हमें कैसे पता पड़ेगा सर कॉन्साइड करेगी नहीं करेगी? कुछ मत करो, लास्ट वाली इमेजेस के एंगल को जोड़ो, 140 + 160, बिल्कुल सही, प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है यहां पर, इस वाले केस में कितना है सवाल में 60। अगर ये तीनों का सम 360 आ जाए, जैसे कि इसमें आ गया, हमेशा नहीं आएगा। अगर 360 आ जाए तो सोच के देखो, इससे बनने वाली इमेज, इससे बनने वाली इमेज और एंगल बिटवीन द मिरर्स, अगर 360 आ जाए यानी कि आखिरी इमेज क्या कर गई है? कोइंसाइड। अब बताओ इमेज कितनी बनी? कितनी बनी? 6 की आखिरी वाली कॉन्साइड कर गई, कॉन्साइड करी तो 6 की 5 5। अगर कॉन्साइड नहीं करती, ये 360 के बराबर नहीं आता, तो कितनी? 6 बनती। ऐसा मत सोचो हमेशा होगा, बहुत सारे सवाल नहीं करा सकता हूं, पर ऐसा करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए आपको। बोलो क्लियर? हाँ, तो भैया शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, पहले भाई ऐसे ऐसे जोड़ना है, 180 के नीचे रोक लेना है और आखिरी वाली इमेजेस के एंगल्स को जोड़कर, एंगल बिटवीन द मिरर्स को जोड़कर, अगर 360 आ जाए तो कॉन्साइड करेगी, तो टोटल का 1 माइनस कर दो, वरना चलने दो। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, वही मैंने आपको बताया हुआ है, देखो ऐसे रिवीजन हो गया फटाफट। अल्फा प्लस बीटा यानी कि फाइनल एंगल ऑफ अल्फा, फाइनल एंगल ऑफ बीटा, और अगर थीटा 360 है, देन लास्ट 2 इमेजेस आर कोइंसाइडिंग, और 1 माइनस कर लो। बहुत सारे सवाल फिर क्लास में कराए जाते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, आपको रिवाइज करना आना चाहिए, बाकी तो आपने प्रैक्टिस करी होगी तो सवाल होगा। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? फटाफट से जैसे ही रिवीजन कराओ ना, उसके बाद भाई साहब प्लेन मिरर के सवाल कर लेना बहुत सारे। ठीक, समझ गए सर? नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन इंक्लाइन मिरर्स जो मैंने आपको बताया। अब अगर आप बहुत ध्यान से तो पीछे जो मैंने ट्रिक बताई है ना, ये रियलिटी में हमेशा काम करती है। चाहे 360 बाय थीटा यानी कि थीटा 360 बाय थीटा, चाहे इंटीजर आए चाहे ना आए। तो सही बताऊं तो रामबाण तो यही है, पर कई बार किताबों में क्या शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ सिखाया होता है, वो मैं आपको बताता हूं, पर हमेशा काम नहीं करता। अगर 360 बाय थीटा कभी इंटीजर आ जाए, फिर मैं कह रहा हूं जो मैंने पहले बताया वो सबसे रामबाण है, पर कभी कभी किताब में शॉर्ट ट्रिक बताई होती है वो भी बताता हूं, पर वो कभी कभी काम करती है कब? जब 360 बाय थीटा क्या हो? इंटीजर। क्या हो? इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं होगा तो आपको पूरी कहानी रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये इंटीजर है, कौन? 360 बाय थीटा अगर इंटीजर है तो ये शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, अगर वो नहीं है तो फिर पुराने तरीके से करना पड़ेगा। क्या शॉर्ट ट्रिक है? ध्यान सुनो, इसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। 360 बाय थीटा अगर है, क्या है? ध्यान समझो, इवन इंटीजर, अगर 360 बाय थीटा इवन इंटीजर आ जाए और ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिक रखा हो, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक मतलब अगर बाइसेक्टर पे रखा हो तो सिमेट्रिक, और अगर और कहीं रखा हो तो अनसिमेट्रिक। ठीक, तो अगर 360 बाय थीटा इवन आ जाए, जैसे कि 360 बाय 90 4, क्या इवन है? अब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखो चाहे अनसिमेट्रिक रखो, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला आएगा 360 बाय थीटा माइनस 1, यानी कि 90 के केस में 3। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, अच्छी बात। अगर कभी ये ऑड आ जाए और ऑब्जेक्ट रखा हो सिमेट्रिक, तब
बी फॉर्मूला होगा 360 बाई थीटा माइनस 1। यानी कि जैसे मैं आपको बोलूं, अगर 360 बाई 120 तीन आ गया, ऑड है, और अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हो तो आंसर होगा नंबर ऑफ इमेज का 3 माइनस 1 2। पर अगर 120 डिग्री है, 360 बाय थीटा 120 यानी कि 3 है, यानी कि ऑड नंबर है, पर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक रखा है, तो आंसर होगा 360 बाई थीटा। फिर कह रहा हूं क्या इसकी जरूरत है, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक से काम हो सकता है? हाँ, पर कभी कभी किताबों में लिखा होता है इसलिए रट लो, डायरेक्ट आ जाए तो इसे लगा लेना, वरना जो रामबाण सिखाया है वो आपको याद होना चाहिए। पक्की बात, सोच लो। बार बार वही बात, जिसको जेईई नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा रिवीजन, और आपको पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है, ये कोई वन शॉट भी नहीं है, ये रिवीजन है भाई साहब। फटाफट फटाफट करिए, जैसे मैं कहता हूं सवालों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, फटाफट से थ्योरी रिवाइज करिए और सवालों की तरफ कूद जाइए, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी आएगी कि सवाल, सवाल, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। चलो भाई, आ गया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओ हो, कभी कभी ये सवाल आता है जो मैथ्स में ही पढ़ाया जाता है, वेक्टर फॉर्म, कि अगर इंसिडेंट रे का वेक्टर दे रखा हो, नॉर्मल का वेक्टर दे रखा हो, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर क्या होगा। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला क्या है ये? बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। ये भाई साहब फॉर्मूला है किसका? ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे का। पूरा प्रूफ कराया जाता है, अभी आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? देखिए ध्यान से, बी कैप इक्वल टू ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। याद रहेगा क्या? कई लोग क्यों ना सर प्लेन मिरर में इतना पढ़ने को है, बिल्कुल है भाई साहब। ये थी पूरी प्लेन मिरर की राम कहानी। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? हाँ सर।